आप सबका धन्यवाद। आप सबका स्वागत है डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी, बीएससी एजुकेशन सोसाइटी मुंबई संचालित न्यूरोथेरेपी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कंडक्टेड बाय सुधाकर मोनालकर। आपके क्लास चालू है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ये ऐसी महत्वपूर्ण न्यूरोथेरेपी में मानी गई हुई सिस्टम है कि मैं आपको थोड़ा सा एक जनरल बताता हूं। अगर मान लो आपने 10 करोड़ रुपए की कोई ट्रीटमेंट ली है और उसमें कोई दवाइयां ली है, बराबर है, किसी कारणवश अगर डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत पुअर है मतलब ठीक नहीं हो रही है, खाना अच्छी तरह से पच नहीं रहा है। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें बड़ी अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ेगा कि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे काम करें। एक जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो एलोपैथी की है। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं भी न्यूरोथेरेपी के प्रति गुरुजी ने ये नहीं बताया कि ये क्या बोलते उसको एसिडोसिस है या अल्कोलोसिस है। यहां पर न्यूरोथेरेपी के कुछ सिद्धांत नहीं है। न्यूरोथेरेपी के सिद्धांत कहां पर है? एसिडोसिस अल्कोलोसिस के सिद्धांत कहां पर है? बीमारियों में है। आप पहले ध्यान दीजिए, दिमाग में डाल दीजिएगा कि न्यूरोथेरेपी का बेसिक जो है वो उन्होंने एसिडोसिस अल्कोलोसिस यह बीमारियों के लिए आइडेंटिफाई या डायग्नोस करने के लिए बताया गया है। अब क्या आप इधर बोलोगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिडोसिस अल्कोलोसिस हो रहा है? बात सुनिए, क्या आप यहां बताओगे कि नहीं नहीं बाबा, डाइजेस्टिव सिस्टम में केला पच रहा है और टमाटर नहीं पच रहे हैं, अब ये एसिडोसिस है अल्कोलोसिस है? बराबर है। तो न्यूरोथेरेपी में ऐसे किसी भी बारे में चर्चा नहीं है या कोई लिटरेचर गुरुजी ने प्रस्तुत नहीं किया। मैं यही समझाना चाहता हूं सबको कि न्यूरोथेरेपी एनाटॉमी फिजियोलॉजी इस कंडीशन के लिए या इस ज्ञान के लिए फिलहाल तो एलोपैथी का जो भी रिसर्च है उसी को फॉलो करती है। हाँ, हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना है, समझने की चेष्टा करनी आवश्यक है। क्या समझने की आवश्यकता है? तो सबसे पहले न्यूरोथेरेपी क्या है और न्यूरोथेरेपी के सिद्धांत क्या है, आप समझने का चेष्टा करें। न्यूरोथेरेपी क्या है और न्यूरोथेरेपी के सिद्धांत क्या है। हर जगह, हर पल, हर वक्त आप 2 सेंटेंस लेके घंटी नहीं बजाओगे, एसिडोसिस है, अल्कोलोसिस है, एसिडोसिस है, अल्कोलोसिस है। सब रॉन्ग है, सब रॉन्ग है। आप बताइए मेरे को, कैंसर कौन सी बीमारी है, एसिडोसिस है, अल्कोलोसिस है? नहीं बता सकते। न्यूरोथेरेपी का बेस्ट है अर्धनारीश्वर। लेफ्ट साइड जो है हमारी पार्वती माता जिसे शक्ति कहा गया है और राइट साइड भगवान शिव कहा गया है। तो हम लेफ्ट साइड को मानते हैं अल्कलाइन साइड, राइट साइड को मानते हैं
सॉरी, मेरी गलती हो गई। हम लेफ्ट साइड को मानते हैं एसिड और राइट साइड को मानते हैं अल्कलाइन। शिव जी, ऐसा है कि घर की नारी भड़क जाती है तो छोटे मोटे टुकड़े या छोटे मोटा नुकसान हो जाता है, तो न्यूरोथेरेपी में उसे कहा गया है डिसऑर्डर, या सही मार्ग में नहीं है। डिसऑर्डर का मतलब क्या है? सिंड्रोम नहीं, डिसऑर्डर, यानी कि वो सही लाइन एंड लेन में नहीं चल रही है। दूसरी बात यह है कि न्यूरोथेरेपी में यह कहा गया है कि एसिडोसिस नाम से होने वाली बीमारियां ये डिजेनरेटिव डिजीज है। बाहर का इसे बात सुनिए, डिजेनरेटिव डिजीज है। और अल्कलाइन साइड से होने वाली बीमारियां कभी ठीक ना होने वाली बीमारी है, जिसे सिंड्रोम कहा जाता है या कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, हम ऐसे बाइफिकेशन, वर्गी यानी कि उसका क्लासिफिकेशन करते हैं न्यूरोथेरेपी में। एलोपैथी ने कैसे किया है वर्गीकरण? तो उनका है इंफेक्शन, इंफ्लेमेशन, यानी कि इंफेक्शियस डिजीज, इंफ्लेमेटरी डिजीज। अगर ये दोनों को आप लेके चलो, बात सुनिए, इंफ्लेमेशन या इंफ्लेमेटरी डिजीज, देखो ये दो शब्द है, कंफ्यूज नहीं होना। किसी को मार लगा है, वहां पर इंफ्लेमेशन हुआ, दैट इज यू कांट कॉल्ड या यू कांट टॉक अबाउट दैट टू इंफ्लेमेटरी डिजीज। कई लोगों का गैर समझ है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसको इंफ्लेमेशन को ही इंफ्लेमेटरी डिजीज समझते हैं। नहीं, इंफ्लेमेशन को इंफ्लेमेटरी डिजीज समझना गलत बात है। अब मानो घुटने को एक्सीडेंट हो गया, मार लगा सूजन आ गया, हो गया इंफ्लेमेटरी डिजीज? नहीं, इतना बड़ा सूजा है, वो सूजन आने का मतलब है इंफ्लेमेशन है, इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर या इंफ्लेमेटरी डिजीज नहीं है। ये शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। अब न्यूरोथेरेपी में कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक हो रही है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी ठीक हो रहे हैं। तो हमारा पहला बेस था न्यूरोथेरेपी में, जो ठीक नहीं होती है बीमारी, यानी कि घर की शक्ति गृहिणी भड़क जाती है तो छोटे मोटे बेलन फेंक के मारना, बर्तन पटक के तोड़ना, ऐसी छोटी मोटी अनबन होती जाती है, घर में आवाजें ज्यादा होना। मगर जब वो शिव स्वरूप पुरुष है, वो जब भड़कता है तो बड़ा नुकसान होता है, यानी कि गुस्से में कुछ बड़ी नुकसान हो जाती है। कभी कभी वो इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है कि गुस्से में टेलीविजन जैसी चीजें टूट जाती है, ये जाती है, बड़ा नुकसान होता है। तो उसमें वो एक बताया गया कि जो शिव से, जो अल्कलाइन साइड से बीमारी आएगी, ध्यान दीजिए, जैसे एपिलेप्सी, ये कभी ठीक नहीं होती। पर मेडिकल साइंस, ध्यान दीजिए मेरे शब्दों का, हर पल हर मिनट एडवांस होते जा रहा है, बहुत एडवांस होते जा रहे हैं, नो डाउट। सोचने की कोई उसमें संभावना रहती ही नहीं है। पर एक अच्छाई है इसमें, एलोपैथी में, जब उनके पास उस बीमारी के प्रति या उस कंडीशन के प्रति जब उनके पास कोई पूरी तरह से रिसर्च या ज्ञान नहीं है, तो वो लिखते अननोन, कॉज इज द अननोन। और जब वो पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाते तो वो एक लाइन लिख देते हैं कि अनक्यूरेबल, अनक्यूरेबल, ठीक नहीं हो सकता। उन्होंने सच्चाई अपनी बता दी।
क्या हम न्यूरोथेरेपी में ऐसा नहीं कर सकते? क्या हम भी बता, यहां तो 6 महीने का न्यूरोथेरेपिस्ट सीखा है, और किताबों में मैंने देखा है कि कई ऐसे थेरेपिस्ट थे, भले 2 साल 5 साल हो गए। ओके, अब मुंबई में बहुत सारे सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट बैठे हैं जो गुरु जी के पास प्रत्यक्ष रूप से गुरु जी ने उन्हें सिखाया है, और वो चुप्पी मारे बैठे हैं। नहीं बोलना है, शांत रहना है। वो चुप्पी मारे बैठे, नहीं बोलना है, शांत रहना है। मुझे नहीं मालूम वो क्या सोचते हैं, मैं एक बता रहा हूं, एक अंदाजन, शायद मैं गलत बोल रहा हूं, क्योंकि एक प्रयास हो रहा है फ्री में सिखाने का, पर जब 5-5 हजार रुपया लेके प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं, तो वहां पॉइंट करेक्शन क्यों नहीं किए गए? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मुंबई से कोई सीनियर है तो उसको ये पॉइंट नहीं पता है, जो गुरु जी के पास काम किया है 6-7 साल, और उसको ये सारे पॉइंट नहीं पता है, सारे पॉइंट पता है। ठीक है, तो न्यूरोथेरेपी में क्या आप डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना नहीं पचा, तो क्या वो अल्कलाइन साइड है या एसिडोसिस साइड है? कोई बता सकता है? देखिए, जब तक आपका भ्रम दूर नहीं होगा, आप सीख ही नहीं पाओगे न्यूरोथेरेपी, क्योंकि कौन से वर्ड का यूज करना है ये नहीं पता, तो आपका अज्ञान न्यूरोथेरेपी का अज्ञान बनेगा। जो आपके पेशेंट है, या आपने कर दिया घाई घाई में सर्कुलर, अरे ये एकदम बढ़िया है, ये ट्रीटमेंट बढ़िया, ये सब, और जिनको पता ही नहीं क्या ज्ञान है, बात सुनिए, उन्होंने भी डन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और वो गया यूट्यूब पे सब पढ़ रहे हैं। आपको बता रहा हूं, कुछ मेरे यूट्यूब पे लेक्चर आ गए, उन्होंने कन्वर्ट किया था ना अपने आर्या जी ने, थैंक यू आर्या जी। तो मेरे पेशेंट क्या बोल रहे हैं कि आपके लेक्चर हम देख रहे हैं। क्या कहा मैंने? हाँ, तो थैंक यू। तो हमने देखा, क्या हम बोल सकते हैं न्यूरोथेरेपी में अल्कलाइन साइड है, यानी कि अल्कोलोसिस टाइप है और ये एसिडोसिस है? मानो खाना नहीं पच रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन स्टूल। देखो, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चालू है, उस पे हम चारों ओर से विचार करेंगे कि न्यूरोथेरेपी क्या सोचती है, क्योंकि हम न्यूरोथेरेपी सीख रहे हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो वही रहेगी, यानी कि शरीर रचना, शरीर कार्य प्रणाली वही रहेगी, और वो उसी को मानना पड़ेगा, चाहे किसी भी प्रकार की विधा हो या किसी भी प्रकार की थेरेपी हो, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये इसी तरह से चलती है। मैं समझ में आ रहा आपको? कोई बता सकता है मेरे को, अगर मानो खाना अनपचा है, स्टूल में प्रेजेंट है, मैंने लास्ट का लेक्चर में बताया, उसका कॉज क्या है, नींद क्यों आती है? हम डाइजेशन, मैंने आपका कल लास्ट क्लास में मैंने आपका डाइजेशन चेंज किया, डाइजेशन नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी, डायग्नोस डायग्नोस के पॉइंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में चेंज करके बताए, और बहुत अच्छे है, इंटेलिजेंट है। हम पेशेंट को पूछ नहीं सकते कि भाई आपका स्टूल में अनपचा खाना आता है क्या? किसी किसी को तो बहुत सारी घृणा होती है उस चीज से। कहीं फॉरेन में जाओगे तो वो तो पानी से धोते नहीं है, वो तो टिश्यू यूज करते हैं, टिश्यू पेपर। अब वो टिश्यू पेपर खोल के नहीं देखेंगे। हाँ, छोटा बच्चा है जो खुले में शौच करता है, और माँ फिर उसको उठा के फेंकती है, तो ये बातें हो सकती है कि आपने पूछा हुआ सवाल का जवाब मिल सकता है।
मगर एक बार कमोड में गया, फ्लैश हो गया, आपको नहीं मिलेगा कि अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट है कि नहीं। तो मैंने जो आपको डायग्नोस लाइन दी, दैट इज द परफेक्ट डायग्नोस लाइन, यू फॉलो दैट, दैट इज द एडवांस न्यूरोथेरेपी। और कोई AI और गूगल ये जवाब आपको नहीं देगा, किसी भी हाल में नहीं देगा, जब तक आप मेरा लेक्चर उसमें स्टोर नहीं करते। मैं गारंटी देता हूं आपको। अब बताइए, अरे कोई बोलेगा या मैं अकेला बोल रहा हूं? सब लोग जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? कोई जवाब दे मेरे को कि हम उसको क्या कहेंगे। अनडाइजेस्टेड फूड प्रॉब्लम है, इंजेक्शन बहुत पुअर है, जो डाइजेशन है बहुत पुअर है। इंजेक्शन मतलब हम खा रहे हैं, इनडाइजेशन का मतलब है खाना पच नहीं रहा है, बहुत पुअर है। सर यूडीएफ आ रहा है तो यानी कि एल्कलीसाइड है। हम नहीं, हम न्यूरोथेरेपी के प्रति एसिडोसिस कहेंगे कि अल्कोलोसिस कहेंगे? एल्कलोसिस कहेंगे सर। हाँ। कैसे कहेंगे? जिसका खाना पचता नहीं उसको तो एसिडिटी होती है। पूछ लेना, पूछ लेना, वो बताएगा मेरे को कि जलन होती है, एसिडिटी बहुत है, खाना नहीं पच रहा है। पूछो कभी 100 पेशेंट का टेली कीजिएगा आप, पूछो। मेरा हजारों पेशेंट, बहुत 10,000 पेशेंट का रिसर्च करने के बाद मैंने ये लाइन बनाई है। मेरे की जो लाइन है 100% है। मैं और एक लाइन देता हूँ, रूमेटिज्म आर्थराइटिस लेडीज में है ज्यादा। अब उनको पूछिए, यंग जनरेशन में आप बाल धोते हो और गीले ही रखते हो, अच्छी तरह से पोंछते नहीं हो, बांध के रखते थे, ये आपकी आदत थी। छोटे बाल है तो भी वो हेयर ड्राई से वो ये करते थे, कपड़े से पोंछना चाहिए, कपड़े से पोंछना चाहिए, कपड़े से इसे सुखाना चाहिए बालों को। ध्यान दीजिए, ये लाइन लिख के रखिए, जो भी रूमेटिज्म आर्थराइटिस है उस पेशेंट को पूछिए, जेंट्स हो या लेडीज, बोलो आपको बाल पोंछने में कंटाला आता है क्या? आप जब यंग थे तब आप नहाने के बाद बाल कम पोंछते थे, गिले ही छोड़ रहे देते थे, गिले रखते थे। जेंट्स में भी कहा अभी बहुत सारे गिले बाल ऐसे रख के घुंघरालू बना के घूमते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स है, बहुत सारे गलतियां है मानवीय जीवन, उसको बोलते हैं फॉल्टी लाइफस्टाइल। सर हाँ सर, ये जो अभी आपने आरे के लिए बताया कि वेट हेयर एक हम सिम्टम पकड़ सकते हैं डायग्नोस के टाइम पे। डेफिनेटली डेफिनेटली, मैं जितना भी मैं बोलूंगा सेंटेंस, ये लाइन है डायग्नोस लाइन, यानी कि 10 करोड़ की लाइन है। आपके सामने मैंने बोला दोपहर के 20 मिनट के बाद जिसको नींद आती है या 40 मिनट के अंदर, एक हमारा साथी बोला कि नहीं बोला, एक स्टूडेंट जी कौन बोला था लास्ट क्लास में? हेलो प्लीज बोलिए ना, ऐसा टाइम पास मत कीजिए, फटाफट जवाब दो। सर मैं तो बोला, अच्छा रहेगा। मेरे को नींद आती है, मैंने बोला। आपका नाम बोलिए, कौन बोले थे? अनिल भटेजा। अनिल भटीजा जी, आपने यूडीएफ ट्रीटमेंट लिया? सर ले नहीं पाया अभी। नहीं, ले लो ना, आपको हाँ। रिजल्ट मिलेगा। गुरुजी की ट्रीटमेंट 100%, बात सुनिए, गुरुजी की ट्रीटमेंट जो फॉर्मूलाज है, गुरुजी क्या, मैं न्यूरोथेरेपी के नहीं बोल रहा हूँ। आजकल तो रोज 10 फॉर्मूला आ रहे हैं। देखो गुरुजी का जो फॉर्मूला है वो हजारों पेशेंट पे पैरामेडिकल यूज करने के बाद उसको डिसाइड किया गया कि दिस इज द कंफर्म। किसी एक आदमी की सोच नहीं है या AI से निकाला हुआ पेपर नहीं है। जी सर। क्या कहा समझ में आपको? जी सर। न्यूरोथेरेपी के कोई भी लिटरेचर आज तक फुलफिल नहीं है। क्या कहा मैंने? फुलफिल नहीं है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी अभी भी बेसिक पे चल रही है। न्यूरोथेरेपी हमारी बेसिक मोड पे है, एडवांस मोड पे नहीं गई है। जी। आपको लास्ट लेक्चर में मालूम पड़ा कि नींद क्यों आती है, सेरोटोनिन क्यों बनता है, कौन बनाता है, कहाँ बनाता है, बराबर है कि नहीं? जी। कौन सा फ्लेक्सिस है वहां पर और कौन सा ये फ्लेक्सिस काम होती है।
अब ये हम स्टमक में आ गए। अच्छा, वो सारे लाइनें याद रखना, आपने पांचों के पांचों लेयर याद रखना। कौन से? म्यूकोसा लेयर, फिर सब म्यूकोसा लेयर, फिर सर्कुलर मसल, लॉन्जिट्यूडिनल मसल और सिरोसा, जिसे एडवेंटिशिया भी बोलते हैं। आप अब स्टमक में जैसे ही जाओगे तो म्यूकस लेयर में एपिथेलियल लाइनिंग है, लैमिना प्रोप्रिया है, मस्कुलर रेसिस म्यूकोसा है। सब म्यूकस लेयर में क्या है? लिम्फेटिक वेसल है, नर्व्स है, और क्या है? ब्लड वेसल है। देखो, लिम्फेटिक वेसल्स होना, इसका मतलब क्या है कि जो पेट में भी डेब्रिस पड़ा है। कोई बता सकता है मेरे को इंट्रिंसिक फैक्टर कहां पैदा होता है? कौन सा सेल बनाता है? सर गॉबलेट सेल। इंट्रिंसिक फैक्टर। सर हाँ, गॉबलेट बोलो सेल, ना। गॉबलेट सेल सर। ठीक है, आप याद रखिएगा, मैं आगे चल रहा हूं, फिर मैं वो आपको सिखाऊंगा इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, सर CIF कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर जो, बात सुनिए मेरे को, ब्लड को, सॉरी, B12 को क्या कर रहा है? B12 को कवर करके उसको स्टोर करने में हेल्प कर रहा है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर जब तक नहीं बनेगा तब तक B12 स्टोर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? B12 स्टोर नहीं होगा। अगर B12 स्टोर नहीं होगा तो हेमोपोएटिक, जो हेमोपोएटिक फंक्शन है हमारा, क्या कहा मैंने? वो नहीं होगा। यानी कि हेमोपोएटिक स्टेम सेल नहीं बनेगा तो हमारी एरिथ्रोसाइट्स नहीं बनेंगे। हमारे एरिथ्रोसाइट्स नहीं बनेगा तो रेड, यानी कि रेड ब्लड सेल नहीं बनेंगे, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो आदमी मर जाएगा। देखो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में से जो जूस है, ध्यान दीजिएगा, मैं इसलिए बहुत धीरे से जा रहा हूं। अगर यहां ये फंक्शन बंद हो गया, गुरुजी बार बार बोलते थे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए न्यूरोथेरेपी में डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारी यानी कि मैक्सिमम मोर देन 50% ट्रीटमेंट्स बनी है तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर बनी है। बाकी सर, जैसे कोई बीमार आ गया, अब बोलिए। सर आप अभी पूछ रहे थे CIF कहाँ बनता है? हाँ कासल इंट्रिंसिक फैक्टर ना सर। हाँ, तो सर वो ओपी सेल्स में बनता है ना सर, गैस्ट्रिक ग्लैंड के यहाँ पे, ऑक्जेंटिक या हाँ, पैराइटल सेल के पास। यस 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 यस, यानी कि पेट में बनता है ना। जी 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 सर। हाँ, ठीक 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 है सर। बराबर है, समझ में आया। अभी हम आगे चलते हैं। देखो, बीच में मैं इससे रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम से बहुत सारे सवाल पूछूंगा। अच्छा, लास्ट टाइम जिसने बोला था, क्या बोला था? आयरन डेफिशिएंसी के लिए कौन सा एनीमिया है? आयरन डेफिशिएंसी में कौन सा एनीमिया बोला था? आयरन परनीशियस सर। रॉन्ग है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सिकल। Wrong, आपका रॉन्ग है। अच्छा, कभी आप जो सवाल जवाब करते हैं ना, इसके लिए मैंने एक नया ग्रुप खोला, आपको तो पता होगा ना, आप होंगे ना उसमें। नहीं सर, नहीं हूं मैं उसमें। तो आपने वोटिंग में क्यों नहीं बोला कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, फोटो सर सेशन नहीं करना चाहता हूँ? कभी सर। तो मेरा एक ग्रुप है उसमें, सर क्या क्योंकि उस अभी ग्रुप में आप नहीं है? नहीं सर, मैंने लास्ट टाइम इसके लिए तो आपसे पूछा था, तो आपने बोला था ग्रुप बना रहे हैं अभी मैं।
अच्छा ठीक है, आपको उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सर। अच्छा आगे चलते हैं। तो हम पहले शुरू करते हैं स्टमक। अब ये 5 लहरें आपको पूरा जीआई ट्रैक होने के लिए याद रखना है। क्या कहा मैंने? पूरा जीआई ट्रैक यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे हम जहां जहां जाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये 5 लेयरें आपने याद ही रखनी है। इसलिए मैंने उनको स्टिमुलेशन करने वाले नर्वस सिस्टम के बारे में आपको सारा बताया कि कहां पर सेरोटोनिन बनेगा, कहां पर एसिटाइल कोलाइन बनेगा, कहां पे नॉरएड्रेनालिन बनेगा, कहां पर सबस्टेंस पी बनेगा, और ये सब अपने कार्य क्या करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये सब आपने याद रखना है। मैं बहुत अभी ट्रैवल करके आया हूं लंबा, हम मुंह धो के आपके सामने बैठा हूं। हाँ? आगे चलते हैं। तो फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द स्टमक अगर हम देखे जाए, ध्यान देना इधर, फंक्शनल एनाटॉमी स्टमक में, तो क्या स्टमक इज अ हॉलो ऑर्गन। पूरा जीआई ट्रैक हॉलो ऑर्गन है, ठीक है। अच्छा, इसमें एसेसरी लिवर आता है, गॉल ब्लैडर आता है, ग्लैंड्स आते हैं, वो अलग है, मगर स्टमक इज अ हॉलो ऑर्गन। हॉलो ऑर्गन का मतलब है, देखो अभी 40 मिनट बाद में कोई ये हो रहा है, ज्वाइंट हो रहा है, सोचो। हॉलो ऑर्गेनिक मतलब ये अंदर से खाली है, खाली होना, या अंदर से एक जगह होना जिसमें आप कुछ रख सकते हो। तो ध्यान दीजिए, ये डायाफ्राम के नीचे है, जस्ट बिलो द डायाफ्राम। एब्डोमेन कैविटी के अंदर आता है, थोरेसिक कैविटी के लिए नहीं। इसको ट्रंक कहा जाता है, मगर ट्रंक में 2 कैविटीज है, एक एब्डोमेन कैविटी और एक कौन सी है, थोरेसिक कैविटी। तो ये थोरेसिक कैविटी में नहीं आता। एब्डोमेन कैविटी में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूरा आता है, पर उसमें से इसोफेगस ये आपका थोरेसिक कैविटी में आता है, और वो डायाफ्राम को हाइटस, डायाफ्राम के हाइटस के द्वारा वो स्टमक में एंटर करता है। वहीं पे है कार्डियक फिंटर। जैसे ही कार्डियक फिंटर आया, उसके, ये कार्डियक फिंटर है, उसके ऊपर ये ऐसा लगाइए, ये इस तरह से। ये पार्ट जो है इसको फंडस बोलते हैं, हम पिक्चर डाल देंगे। इसको फंडस बोलते हैं। थोड़ा नीचे आओ तो बॉडी, जो मेन बॉडी है स्टमक की, उसे बॉडी कहा जाएगा और कार्पस कहा जाएगा। और एक आता है पाइलोरिक रीजन। कार्डियक रीजन में क्या है, कार्डियक फिंटर। इसमें क्या है, कार्डियक रीजन, और इसमें। अब इस स्टमक की कैपेसिटी और उसका वजन हम ध्यान देते हैं। तो स्टमक जब खाली होता है पूरी तरह से, तो 50 ml अंदर रहने की कैपेसिटी होती है। समझ में आपको? अभी ये खाली है, मान लो ये स्टमक खाली है, इसकी जो कैविटी अंदर है, इसमें 50 ml की मात्रा, एक हॉलो प्लेस रहेगा 50 ml। कभी भी कोई भी ऐसे हॉलो प्लेस की गिनती ये लिक्विड फॉर्म में करता है, तो 50 ml है। अब वो फूल गया, खाना खा लिया आपने, तो इस तरह से फूल गया वो स्टमक। क्या कहा मैंने, इस तरह से फूल गया। ये फाइलोरिक फिंटर है, सॉरी ये कार्डियक फिंटर है, देखो इधर, और यहाँ पे पाइलोरिक शुरू होगा। समझ में आपको? तो ये बड़ा हो जाता है, ये स्ट्रेचेबल ऑर्गन है। देखो आपने खाना कितना खाना है, 1500 ml, वो ml में गिना जाता है।
क्योंकि अंदर लिक्विड होना है। और उसकी कैपेसिटी वैसी कितनी है, अप्रोक्सीमेटली एकदम, जो बहुत नया खाना पीना है तो 4 लीटर की उसकी कैपेसिटी, पर इतना नहीं करना है। अब मान लो आपके हाथ पांव पकड़ के ऐसे स्ट्रेच करके रख दिया, तो आप आपका फंक्शन करोगे, एक्टिविटी करोगे नहीं। तो स्टमक को अपना काम करने के लिए इतना खाने की जरूरत नहीं है। डाइजेशन होने के लिए अगर उसको पूरा ऐसा बांध दोगे, भर दोगे, तो कैसे काम होगा। तो 1500 ml, 1 लीटर से 2 लीटर तक, इंक्लूडिंग सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, कोल मिला के वो उतना होना चाहिए, 1.5 लीटर के आसपास। अभी इसके 4 पार्ट है, हम 4 पार्टों को देखेंगे। कार्डियक रीजन, कार्डियक रीजन इज द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक वेयर आर इसोफेगस ओपन। मानो कि ये इसोफेगस ओपन हो रहा है इधर, मगर ये थोड़ा ऐसा है, तो ये इसोफेगस इधर ओपन हो गया, मगर ये ऊपर आया हुआ है पार्ट थोड़ा, तो इसको फंडस बोलते हैं। और ये जो नीचे पार्ट आ गया ऐसा, देखो ये स्टमक का बराबर हो गया, तो ये पूरा का पूरा यहां तक स्टमक आ गया ये। और इधर आएगा नीचे आपका पाइलोरिक फिंगर, ये 2 उंगलियां, और फिर यहाँ नीचे नीचे चला गया आपका डियोडेनम। डियोडेनम। ठीक है, अभी वो नहीं है ना मेरा, नहीं तो आपको सेकंड इसमें मैं वो सारे पिक्चर डाल देता, आप सुन लो पहले। तो उसको बॉडी और कॉर्पस एरिया भी बोलते हैं। पाइलोरिक रीजन जहां पर पाइलोरिक फिंगर लगा हुआ है, तो उसको कार्डियक फिंगर है, और उसको कार्डियक एंड भी बोलते हैं, जिसको कार्डियक रीजन में। फंडस में आपको फंडस मालूम पड़ा, कहां से कहां तक एरिया बहुत बड़ा है, बॉडी का मेन जो उधर है ऊपर की ओर वो है, और नीचे जो मेन पार्ट है उसको बॉडी बोलते हैं, बॉडी और कॉर्पस। ये 75 से 80% तक स्टमक का पार्ट आता है, 75 से 70 80 तक। अब पाइलोरिक रीजन में पाइलोरिक कैनाल है, उसमें से आपको क्या लगता है, आपने पूरा केला खा लिया तो पूरा केला वैसे धक्का दे देगा स्टमक? कभी नहीं देगा। वो मटार के बराबर, बात सुनिएगा, एक मटार निकल जाता है ना, उसके बराबर वो निकलेगा। और दाना दाना इतना इतना आपने बोलस खाया था, अब उसको प्रोसीजर हो गया, तो वो बोलस अब काइम में चेंज हो गया, और वो काइम इतना अकॉर्डिंग टू एक्शन पोटेंशियल, जितनी भी आवश्यकता है उतना ही वो थोड़ा थोड़ा वहां पाइलोरिक फिंगर से पास होगा। पाइलोरिक फिंगर केले की बराबर खोल के पूरा केला अंदर धक्का नहीं देगा। कई लोग ऐसे लेते हैं, गाप डालते नहीं। तो इसको कब है, अब हम देखेंगे स्टमक के वॉल। मैंने वॉल पहले आपको सिखा लिए, मगर अब ये लेयर है स्टमक में क्या फंक्शन करेंगे। द आउटर सीरस लेयर होती है, क्या होती है आउटर सीरस लेयर। तो ये किससे बनी है, एक न्यूरोथेरेपी में याद रखिएगा, गुरुजी ने 50 बार क्या 50,000 बार समझाया हमको। पेरिटोनियम नाम की एक लेयर है जिसने एब्डोमेन कैविटी को कवर किया है, 2 ऑर्गन को पीछे से कवर नहीं किया है, क्या कहा, बैक साइड से, मगर बाकी सारे ऑर्गन वो उससे कवर है। तो पेरिटोनियन ये सीरस मेम्ब्रेन है। हमारे शरीर में लुब्रिकेंट या ये एक साइनोवियल मेम्ब्रेन आती है, एक सीरस मेम्ब्रेन आती है, और एक म्यूकस मेम्ब्रेन आती है।
ये दिमाग में हमेशा रखिएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन इनर लुमेन पे होगी, सीरस मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन के लिए आउटर पार्ट पे होगी। समझ में आया? कौन सी कितनी मेम्बर है? 3 है, म्यूकस, साइनोवियल और सीरस। यही सीरस मेम्ब्रेन आपका प्लूरा है, यही सीरस मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम है, यही सीरस मेम्ब्रेन पेरिटोनियन है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई बताए कुछ समझ में आया क्या? प्लीज, मुझे नहीं मालूम पड़ता कि आप लोग लगा के, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग रिकॉर्डिंग लगा के जाके सो जाते हो, इसलिए मैं बार बार पूछूंगा। और हाँ, नहीं सर, और इसलिए नाम पूछ रहा हूं मैं। सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। हाँ, तो आपको ये पता है कि 3 मेम्ब्रेन्स हमारे बॉडी में घूमती है, फिरती है, रहती है, स्थित रहती है, जिसे सीरस मेम्ब्रेन कहते हैं। सीरस मेम्ब्रेन का ही जब पेट में है, एब्डोमेन कैविटी में, तो उसका नाम हो जाता है पेरिटोनियन मेम्ब्रेन। जैसे हार्ट में जाएगी तो पेरिकार्डियम, और लंग्स में जाएगी तो प्लूरा, और बोन में जाएगी तो बोन में पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम जो होती है बोन में, जी और एक होती है साइनोवियल, जो लुब्रिकेंट वो आर्टिकुलर पार्ट पे आएगी। जी साइनोवियल मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू के लुब्रिकेंट में आएगी, इतना याद रखना। साइनोवियल मेम्ब्रेन कहां पे आएगी? बहुत आसान करके बता रहा हूं, कनेक्टिव टिश्यू। आप देखिए, और उसका ही वो किससे बनती है? हाइलोरोनिक एसिड से बनती है। ये आंखों में आपका जो कॉर्निया है, ये क्या है? जो ट्रांसप्लांट होता है, वो कॉर्निया क्या है? कौन बता सकता है उस कॉर्निया का नाम? कौन सा टिश्यू है वो? कोई बता सकता है क्या? हेलो, कॉर्निया सर। देखिए आप लोग बात करेंगे, एडवांस न्यूरोथेरेपी सीखे है। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि आप ऑलरेडी न्यूरोथेरेपी कर चुके हैं, और यू आर ऑल सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट, और आप लोग 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं। जो मेरा न्यू स्टूडेंट आते हैं, फ्रेशर होते हैं, उनको सवाल नहीं होता है। और मैं सवाल लेक्चर में इसलिए पूछता हूं कि आप लोग प्रेजेंट हो या नहीं हो। कोई बता सकता है? सर कनेक्टिव, हाँ, कनेक्टिव क्या सर connective? सर एपिथेलियल कनेक्टिव कंफर्म है, एपिथेलियल। नहीं, ये लेडी कौन बोल रही है? सर रीना शर्मा। रीना जी, आपका वो जवाब बराबर है, कनेक्टिव टिश्यू है। थैंक यू सर। बात सुनिए, बात सुनिए। हम ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं, दूसरे को देते हैं, रक्तदान करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू है आंखों का ये। और ये बड़े आसानी से प्लांटेशन होता है। मैं आपको बता रहा हूं, दूसरे टिश्यू के बदले ये टिश्यू एडजस्टेबल है, क्योंकि इसका काम ही है कनेक्ट करना पूरे बॉडी को। तो ये कनेक्ट कर लेते हैं। क्या कहा मैंने? ये कनेक्ट कर लेते हैं। अगर ये कनेक्ट नहीं करेंगे, बात सुनिएगा आप, तो ब्लड जो हम दान करते हैं वो यूज ही नहीं होगा, बेकार है, क्योंकि वो कनेक्टिव टिश्यू है। और जहां जहां कनेक्टिव टिश्यू है, वहां पर साइनोवियल फ्लूइड है। गॉट इट? ब्लड का प्लाज्मा साइनोवियल फ्लूइड है। आंखों का ये जो लुब्रिकेंट करने वाला लिक्विड है,
ये साइनोवियल फ्लूइड है। जो भी कनेक्टिव टिश्यू को लुब्रिकेंट करने के लिए काम करेगा वो जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड है। सिरोसा, म्यूकस मेम्ब्रेन इज अ प्रोडक्शन या प्रोड्यूस बाय एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल सेल्स, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये भी लुब्रिकेंट करने का काम करता है। अब इस स्टमक को आउटर लेयर है आपकी, उसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। म्यूकस लेयर मेड ऑफ द 3 लेयर ऑफ द स्मूथ मसल्स फाइबर, नेमली इनर ऑब्लिक, मिडल सर्कुलर एंड अदर लॉन्जिट्यूडिनल लेयर्स। अब ऑब्लिक लेयर केवल इसमें आती है, स्टमक में आती है, ऐसी लेयरें होती है ऐसे, क्योंकि स्टमक को, बात सुनिए, ये लॉन्जिट्यूडनल है, ये सर्कुलर है और ये क्रॉस ऑब्लिक है। ऐसे 3 प्रकार के एक नेटवर्क होता है मसल्स का, स्टमक का, क्योंकि उसमें तो मिक्सर की तरह काम करना है उसने। जैसे लस्सी को हम घोलते हैं वैसे अंदर सबको मिक्स करना है, मिक्सअप करना है। एक बड़ा मिक्सर पार्ट है हमारा स्टमक, ग्राइंडर मिक्सर है, क्या बोलते हैं उसको, फूड प्रोसीजर है पूरा का पूरा। सारा काम, जूस बनाना, ब्रेक डाउन करना, ये करना, वो आगे आपका एक एक पीस नहीं जा रहा है। अगर आखा मटर जा रहा है तो बहुत पुअर है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। 12 घंटा रात को खाया, सुबह 12 घंटे बाद वो साबुत मटर आपके स्टूल में आना, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत पुअर है। उससे भी पुअर है आपका इम्यूनिटी सिस्टम। आगे चलिए, तो दूसरा मस्कुलर लेयर है। अभी इसमें अगर समझने की जैसे लायक है तो वो क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। हम देखेंगे अभी ग्लैंड के प्रति। तो सब म्यूकोसा लेयर मैंने आपको सिखाया है। सब म्यूकोसा लेयर में क्या है, मिसनर नर्व फ्लैक्सिस, और जो म्यूकस लेयर और इसके मसल्स के इसमें कौन सी है, और बेच फ्लैक्सिस। पेरिस्टालसिस जो करता है फूड को ले जाना है, इसमें रेगी होता है, यानी कि रेगीज होते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे फोल्ड होते हैं एक दूसरे में ऐसे ऐसे लगाए हुए। मानो कभी कभी आप देखो एक हाई ये कर लो, आई ग्लासेस ऐसे 10%, तो आपके यहाँ लाइनिंग आएगी, ये आएगा। अच्छा, आप खींचोगे तो मसल्स ऊपर आएगी, फिर वापस चली जाएगी। तो स्टमक में जब वो छोटा होता है तो सब लाइनिंग आती है, मगर जब वो फूल जाता है तो वो लाइनिंग दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो स्ट्रेच हो जाती है। मगर उस लाइनिंग में उस फोल्ड्स को क्या बोलते हैं, रेगी। और इसी फोल्ड में क्या होता है, गैस्ट्रिक पिट। और गैस्ट्रिक पिट में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का काम बहुत महत्व है। तो ये इसमें क्या होता है, म्यूकस नेक सेल्स, चीफ सेल्स, पैराइटल सेल्स, लुमेन ऑफ ग्लैंड्स। अब वो ग्लैंड्स जो होती है वो लुमेन्स में। अब ये जो ग्लैंड के सेल है, देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक बर्नस ग्लैंड आती है, समझ में आया। अब बर्नस ग्लैंड में पैराइटल सेल है जो HCl बनाता है, उसका नाम ही है बर्न्स करना, हाँ। मगर दूसरा कौन सा है, एक म्यूकस नेक सेल है जो म्यूकस बनाता है। आगे हम सीखेंगे। देखिए, फंडिक ग्लैंड्स। अभी फंडिक ग्लैंड्स का मतलब है जो हमारा स्टमक का फंडस पार्ट है। क्या पार्ट है, तो उधर क्या है, फंडिक ग्लैंड्स और मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सेंटिक ग्लैंड्स, सिचुएटेड इन बॉडी एंड फंडस ऑफ स्टमक। तो ये कहां पर है, फंडस और ये जो पार्ट है
उसका स्टमक का पूरा बॉडी, पाइलोरिक में नहीं है। पाइलोरिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक। कार्डियक ग्लैंड्स लोकेटेड इन द कार्डियक रीजन ऑफ द स्टमक। मैंने कहा ना कार्डियक फिंक्टर जहां पर है, जिस फिंक्टर को प्रोलैप्स होने में या उसको डैमेज होने के बाद उसको कहा जाता है हाइटस हर्निया। उसको हाइटस हर्निया इसलिए कहते हैं जो आपका डायाफ्राम है उसमें से जो होल गया है और उस होल में से उसको 3 हाइटस है, उस होल को कहा जाता है हाइटस। हाइटस इज नॉट अ डिजीज, हाइटस इज अ एरिया, नेम ऑफ द एरिया। तो वहां पर हर्निया हुआ है या वो मिसप्लेस है जो कार्डियक फिंक्टर है। इसलिए कार्डियक फिंक्टर आपका अगर बंद नहीं होगा अच्छी तरह से तो आपके जो पेट में गैस भरती है, एसिडिक है, गैस्ट्रिक जूस है, एसिडिक है, खट्टे डकार आएंगे और वो धीरे धीरे वो ऊपर फ्लैश होगी। वो फ्लैश इतनी होती है कि आपकी वेगस नर्व क्या करती है? वेगस नर्व डैमेज होने के कारण याद रखना इतना हैरानी होगी कि आपको लगेगा कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है। यस, आपका पैल्पिटेशन बढ़ेगा। हाँ, पैल्पिटेशन बढ़ता है। दूसरा ध्यान दीजिए, दूसरा कोई बोलो तो मैं आगे चलूं। जी रहने दो। थोड़े से वर्ड याद करने थोड़े से वो हो रहे हैं, मतलब आपको ब्रीथलेसनेस लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि आपको क्या अस्थमा है, पर एक्चुअली अस्थमा है नहीं। तो हम लोग चक्कर काटते रहते हैं, अस्थमा डॉक्टर के पास, फिर हार्ट के डॉक्टर के पास, ईसीजी निकालो, ये करो वो करो। आगे चलते चेस्ट ये पेन भी आपको होता है टारगेट सर, प्रॉपर आना चाहिए। हाँ चेस्ट पेन भी बोलिए। हो जाता है सर। हाँ हाँ, हार्ट का पेन अलग है। सर ये सारा ब्रेथलेसनेस जो हो रहा है ये ड्यू टू डाइजेशन, पुअर डाइजेशन? जब मैं डाइजेशन के बारे में ही बात कर रहा हूँ, मैं ना नहीं कार्डियोवास्कुलर नहीं, सिस्टम सिखा मैं रहा हूँ हैरान हो रहा हूँ, ना मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम सिखा रहा हूँ। नहीं सर मैं हैरान हो रहा हूँ, मतलब इतना सब कुछ हो जाता है। हाँ हाँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। और एक बीमारी मेरे को याद नहीं आ रही है, ये वेगस 10 के कारण प्रॉब्लम होती है हाइपर में। आगे सर चलते हैं। कार्डियक पेन और चेस्ट पेन में हम लोग डिफरेंशिएट किस तरीके से कर पाएंगे? कार्डियक पेन आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये कार्डियक पेन है? आपको केवल पेशेंट यही बताएगा कि चेस्ट पे पेन है। जी जी, तो डिफरेंशिएट सर कैसे करेंगे? पहले एक बात सुनो, कार्डियक पेन बेयर नहीं कर पाएगा। क्या कहा? कार्डियक को पेन नहीं होता। हार्ट इज अ पेनलेस, मगर हार्ट की जो आर्टरी है वो पेन करेगी। जो वास्कुलर सिस्टम में जो वेसल्स है वहां सब्सटेंस पी, वहां के सेंसेशन ले जा सकते हैं। सब्सटेंस पी ये न्यूरोमस्कुलर हार्मोन है या न्यूरोमस्कुलर पेप्टाइड है जो पेन का सेंसेशन आपके ब्रेन तक ले जाता है। कहां तक ले जाता है? ब्रेन तक। किसका सेंसेशन? पेन का। इसलिए मैंने कहा अभी हमको डाइजेस्टिव सिस्टम में वेगस 10 कहां से देती है? वेगस 10 भले ऊपर से क्रेनियल नर्व आ रही है, पर वो कहां से हम पे कंट्रोल हो रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा से हो रहा है। और गुरुजी ने इसलिए उसका मेडुला नाम लिखा है, मेडुला ट्रीटमेंट। आप न्यूरोथेरेपी सीख रहे हो, ये नाम क्यों रखा गया, ये कैसा है, क्यों नहीं लिखा उसको गुरुजी ने? मेडुला 10 की जगह क्रेनियल 10 क्यों नहीं नाम रखा?
ये डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व्स है जो डोर्सल से आती है। अब देखो सेंसरी नर्व्स एक ओर से स्टमक को, ये वेगस 10 ही काम करती है पूरा जीआई ट्रैक में, क्योंकि विसरा ऑर्गन उन्हें कहा जाता है जो डाइजेस्टिव में हेल्प करते हैं, या जो एब्डोमेन कैविटी में पड़े हैं या आपके ट्रंक में है, ये सारे विसरा है। अगर कॉमा में गया, ब्रेन डेड नहीं होता पूरी तरह से, बस वो कॉमा है तो वो सब कॉन्शियस से भी आगे चला गया, कॉन्शियस नहीं है वो, सब कॉन्शियस नहीं है वो, आधा सब कॉन्शियस जैसे होता है जिसको हम स्लीप बोलते हैं। आपको मालूम है जब आप पूरी तरह से 2-2.5 घंटे बाद स्लीप होते हो तो आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, और जिसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है वो हिलता नहीं है, मुर्दे की तरह लेटे रहता है। और जो कोमा में पड़ा पेशेंट है उसका विसरा ऑर्गन काम करेगा, उसका यूरिन फॉर्मेशन होगा, यूरिन आउटपुट होगा। विसरा में भी उसको रेयल ट्यूब बोलते हैं, इधर नाक से स्टमक में फूड पाइप डाला जाता है तो वहां से गिन के फूड डालता है तो डाइजेशन होगा, और डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए वेगस 10 जवाबदार है। वेगस 10 मोटर फाइबर भी कैरी करती है और वेगस 9 सेंसरी फाइबर भी कैरी करती है। क्या कहा मैंने? कुछ समझ में आया? एसिटाइल कोलाइन सेंसरी, यहां से मैसेज ले जाना है वहां पर और वहां से मैसेज लेके आना है यहाँ पर। सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है आपस में। हाँ, इसलिए बोला कि मेरे हर लाइन को आप समझो। मैंने कहा ना कि गुरुजी क्यों ये शब्द दिए हैं, तो मेडुला ही नाम क्यों रखा? वेगस 10 जो हम मेडुला बोलते हैं, 15 मेडुला, 2 मेडुला, 10 मेडुला, ये सारी जो क्रैनियल नर्व्स है ये मेडुला ऑब्लिंगेटा से क्रॉस होके ही हमारे पास ऑर्डर आएगी, जो डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व है वहां से हमको पूरा एब्डोमेन कैविटी में उसकी ऑर्डर्स आएंगे। समझ में आया आप लोगों को? अभी जी हम सर। हाँ बोलिए फटाफट, कोई सवाल है तो बोलिए। इस बार क्लास बंद करते हैं, मैं संडे को देखूंगा, आएंगे सर, हमारे। हाँ सर बोलिए। अभी आपने वेगस नर्व का 2 बताया, एक सेंसरी बताया और सेकंड वाला देखो बात कौन सुनो, सा है? वेगस के अंतर्गत जो मोटर फाइबर आएंगे ऑफ वेगस नर्व्स के, और एक सेंसरी फाइबर आएंगे जो वेगस नर्व्स के। क्या कहा मैंने? वेगस नर्व्स जो हमारे विसरा ऑर्गन को स्टिमुलेशन का काम करती है, और भले ही कॉमा में पेशेंट चला जाए तो भी वेगस नर्व्स काम करती है, वेगस नर्व काम करती है, इसीलिए तो हार्ट धड़कता है। वेगस 10 जो नर्व्स है यही तो आपके हार्ट को स्पेस मेकर का काम करता है। एसए नोड पे क्या करती है? साइनस ऑर्ट्रियम में वो एक इंपल्सेस देती है, वो जाता है वीए नोड तक, और वीए नोड से बंडल ऑफ हीस जिसको कहा जाता है, क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हीस, वो हाँ। देते हैं। समझ में आएंगे? परकिंस फाइबर। फिर हार्ट का अपना सिस्टम शुरू होता है पेसमेकिंग का, मगर पहला पेसमेक तो वही देता है। पेसमेकर जो इलेक्ट्रिकल उनको इंपल्सेस देना है वो पहली तो उधर ही आती है। समझ में? वो वेगस 10 देती है। अच्छा, हमारे बाकी यहाँ देखो इलेक्ट्रिक, सॉरी इधर इलेक्ट्रिक नहीं आता, जो इलेक्ट्रिक आता है, बात सुनो, इंपल्सेस वो न्यूक्लियस से लेके यानी कि एक्सॉन का बर्ड्स है यहां तक आएगा। जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स का न्यूक्लियस है और ये एक्सॉन गया है, तो न्यूक्लियस के बॉडी में से वो करंट शुरू होगा और साइनअप तक आएगा, एक्सॉन के साइनअप बर्ड्स तक आएगा, साइनअप नॉट्स तक आएगा। वो इलेक्ट्रिक सप्लाई है या इलेक्ट्रिक इंपल्सेस है।
मगर फिर वहां से इंपल्सेस हमारे बॉडी में शुरू होते हैं, वो केमिकल इंपल्सेस है, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल के इंपल्सेस है, या न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन के इंपल्सेस है, या न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस पेप्टाइड के जैसे ये है। ये सारे शब्द आपको जब नर्वस सिस्टम आएगी तो मालूम होना चाहिए। और नर्वस सिस्टम हर जगह काम कर रही है, हर जगह। पैरालिसिस क्या है? पैरालिसिस हाथ क्यों नहीं उठ रहा है? मोटर न्यूरॉन में मैं लास्ट टाइम गया 1 महीने पहले, एक ही दिन में हाथ ऊपर होने शुरू हो गया। बेड रिटर्न आदमी करवट लिया, बेड रिटर्न आदमी 10 मिनट तक खड़ा रहता है भले सपोर्ट से। 6 महीना बेड रिटर्न था, 1.5-2 साल से उनके लिए डायग्नोस हुआ है MND, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, और वो अभी बेड रिटर्न थे, हमने उठा दिए उनको। यह है न्यूरोथेरेपी गुरुजी की। एक ही दिन के ट्रीटमेंट में आदमी ने करवट लिया, जो 6 महीने से बेड पे जैसा इंसान रखे वैसा रहता था। आप बताइए, एक ही दिन में ऐसा ऐसा करना शुरू कर दिया। बोलो आप बताइए। हाँ, ये है डॉक्टर लाजपत राय मेहरा की पर एडवांस न्यूरोथेरेपी फ्रॉम सुधाकर आरोलकर, जो इतना स्पीड में जा रहा है। क्यों जा रहे हैं हम लोग? हमें गुरुजी का आशीर्वाद है। और मैं कहता हूं ना, गुरुजी मेरे साथ है, इसीलिए तो गुरुजी की बरसी वगैरह नहीं मनाता। मैं नहीं मानता गुरुजी नहीं है, मैं मानता हूं गुरुजी आज भी मेरे साथ है। क्या कहा मैंने? हाँ, जय न्यूरोथेरेपी। और कोई सवाल है? फटाफट बोलो। नमस्ते हेलो। सर। हाँ जी सर, हाँ, बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर जैसे फूड पाइप वाला स्फिंक्टर हमारा ओपन ही रह रहा है, तो वो क्या क्या रीजन हो सकता है? हाँ, तो उसी को बोलते हैं ना, हाँ, हाइटस हर्निया। अब उसमें इंफेक्शन हुआ है, बात सुनिए, या अल्सर होने के बाद जो फिंगर ऐसे बंद खुलता है, तो वो जल पड़ गया है या जख्म हो गई है, तो पूरी तरह से वो जो फिंगर है, देखो फिंगर ऐसे बंद होते हैं ऐसे, तो ये पूरी तरह से बंद नहीं हो रहा है, अब ये खुला है। खाना खाते हैं ना, तो खाते हुए उनको वो बंद नहीं हो रहा है, तो फिर वो वोमिट ही आ जाता है, वो खा नहीं पाती बिटिया हमारी। बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि जो, एक बात सुनो, जो स्टमक जब HCl बनेगा तो उसमें प्रेशर होगा, जहां भी हीट क्रिएट होगी उसका प्रेशर होगा। जब हीट होगी तो एक्सपांड होगी कोई भी चीज, और ठंड हो जाएगी तो सिकुड़ जाएगी, श्रिंक होगी। तो जब खाना खाते हो तो वहां पे तो प्रोसीजर शुरू हो जाता है। आपके घर में फ्रीज होगा, रेफ्रिजरेटर होगा, जैसे दरवाजा खोलते हो अंदर लाइट जलती है, और जैसे दरवाजा बंद करते हो लाइट ऑफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो दरवाजा जहां से खुलता है वहां पर एक प्रेस किया तो बटन स्विच ऑफ होगा, और जैसे दरवाजा खोलोगे तो प्रेस हुआ बटन आगे आएगा, तो इसका मतलब लाइट जलेगी रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में। तो उसी तरह जैसे ही निवाला उस फिल्टर से पेट के अंदर जाएगा, अपना काम शुरू कर देगा कि भाई कुछ तो आया जिसे हमें डाइजेस्ट करना है। इसलिए आपको पता है, डाइजेशन अच्छा नहीं होता है तो होम्योपैथी या आयुर्वेदा वाले या क्या बोलते हैं उसको, वजन घटाने के लिए, इसके लिए उसके लिए, क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो बोलते हैं 20 मिनट पहला सलाद खाओ, या 20 मिनट पहला 1.5 गिलास पानी पियो। समझ में आपको? तो ये एक कंडीशन रिफ्लेक्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, और एक आता है अनकंडीशन रिफ्लेक्स। मैं सिखाऊंगा, बहुत समझ जाएगा। अगर ये इतना डेप्थ सिखाने जाऊंगा तो पूरा साल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे ही जाएगा। क्या? जी तो सर। वो कंडीशन रिफ्लेक्स कर रहे हैं कि उनको देके, समझ में आपको? और अनकंडीशन रिफ्लेक्स अलग होती है, और कंडीशन रिफ्लेक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं यहाँ रुकता हूँ। सर अभी अगला- आपने बताया था वो नींद में आदमी पैरालाइज हो जाता है, वो क्या मतलब?
थोड़ा डेफिनेटली ना, हमारी बॉडी, बात सुनो, हमारी बॉडी एक एक सिस्टम रिलैक्स करते जाएगी, एक्सेप्ट हार्ट। बात सुनो, हार्ट एंड जीएन ट्रैक आपकी आंखें बंद कर देगी। आप चाहो तो भी खोल नहीं पाओगे, क्योंकि आंखों के अंदर 4 हार्मोन बनते हैं, GABA, इंसुलिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन। समझ में आप? आंखों में बनते हैं। आंख में भी ये 4 हार्मोन बनते हैं, आपके स्टमक में भी तो बन रहे हैं। हाँ, वो कई अब जगह अभी बनता चलो है, ना, कई जीएन जगह ट्रैक बनता में भी है। कितने हार्मोन बन रहे हैं। हाँ, एक ही चीज कई जगह बनती है ना, वो तो है। अब सेरोटोनिन भी तो बनता है पेट में, बताया तो सही मैंने आपको, जी जी, ऑर्बिट प्लेक्सस के द्वारा। ठीक है। जब सेंसरी नर्व्स ले जाती है तो वो भेज देता है, भाई ओवर हो रहा है, ये काम करेगा तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं आएगा उधर ज्यादा, तो इसको सुला दो। ये जैसे सोएगा तो बाकी की एक्टिविटी कम होगी, तो ऑक्सीजन की मात्रा का फ्लो स्टमक की ओर आएगा और डाइजेशन हेल्प करेगा। पर जिनका, हाँ, सर उनको फिर जैसे बोला है कि ऑपरेट करने के लिए बोला है वो स्पीकर कर ले, तो ऑपरेशन करना चाहिए। वो तो आप ऐसे सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, ऐसे सवाल का किसी का जवाब मैं नहीं दे सकता जब तक मेरे पास उसकी पूरी पास हिस्ट्री नहीं है, पास्ट और अच्छा। प्रेजेंट उस पेशेंट की हिस्ट्री नहीं है। ऐसा कैसे मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी, आप हाँ जी, बताइए मेरे को। ठीक है सर, बताऊंगी सर मैं आपको। सर वो बीच में रह गया, पैरालाइज मतलब हाँ, आँख। तो बॉडी होती है पैरालाइज, पैरालाइज होती है, इसका मतलब आप देखिए, जब मस्तियां करते हैं पंडाल में या कहीं रात भर जागना है और कोई बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं ना, तो जी, सो उसका जाते मुंह हैं। रंगाया जाता है स्केच पेन से, उसको मालूम नहीं है, या उसके कपड़े निकाल के कुछ बांध दिया जाता है। अगर वो होश में है, बात सुनिए पूरी तरह से, जब वो उसकी नींद खुल जाती है और वो हाथ खींचना कोशिश करता है, बात सुनो, तो उसको मालूम पड़ता है, या पांव खींचना शुरू करता है तो मालूम पड़ता है कि भाई मुझे बांधा है। तो आपकी सेंसरी नर्व्स या नर्वस सिस्टम आपके जब सोए है तब केवल ब्लड सर्कुलेशन के लिए हेल्प करती है। पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसके लिए जो प्लेक्सस चाहिए वो इशू होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो प्लेक्सस चाहिए वो इशू होते हैं। पर बाकी जो आपके एक्टिविटीज है, वॉलेंट्री एक्टिविटीज, आप ही ने स्वयं वॉलेंट्री एक्टिविटीज को शट डाउन किया है, सोने गए हैं, पर वॉलेंट्री एक्टिविटी शट डाउन है, पर इनवॉलेंट्री एक्टिविटी कंटिन्यूसली चल रही है। हार्ट, ब्रेन, डाइजेस्टिव ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसीलिए तो नींद में जब सबकॉन्शियस में आपको अगर कोई ख्वाब आ जाए तो कोई नींद में सुसु भी कर देता है और पॉटी भी कर देता है। समझ में है आपको? जी, कुछ मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ? सही बता रहे हैं। कई कुछ कर पेशेंट कर टाइप देता है ना? मतलब ऐसा हुआ है, पेशेंट्स का ऐसा होता है ना, हाँ जो बहुत नींद की गोली ले लेते हैं, एकदम गहरी नींद में चले जाते हैं, हाँ तो उनका हो जाता है पास आउट। हाँ ना, आप मैं जो बता रहा हूँ, किताबें तो मैंने पढ़ी है, मगर कुछ अनुभव है, वो भी तो बता रहा हूँ ना मैं। मेरे जी कुछ जी अनुभव है तो किताब में है ही नहीं, जी, वो तो आपने लिख के रखने हैं, जाके अगली पीढ़ी को काम दे, नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनके लिए, वो जनरेशन जरूर मुझे याद करेगी कि ये इन्होंने परफेक्ट दिया था। क्या कहा? इन्होंने परफेक्ट दिया था। मुझे मालूम है मैं कुछ ऐसा छोड़ के जाऊंगा जो गुरु जी के बाद मेरा नाम जरूर लेंगे। अगर 100-400 साल बाद भी पढ़ रहे हैं और वो कोई मेरे लेक्चर सुन रहे हैं तो बोलेंगे वो
कि गुरुजी ने जो न्यूरोथेरेपी सिखाई उसका विश्लेषण परफेक्ट अगर किसने किया है तो सुधाकर ने किया है। क्या कहा मैंने? अब मैंने बताया मेडुला ही नाम क्यों रखा है तो क्रेनियल नर्व्स। सही बात है ना? आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय न्यूरोथेरेपी, जय गुरुजी। जय गुरुजी सर, जय न्यूरोथेरेपी। थैंक यू सर। शुभ रात्रि सर। हाँ, शुभ रात्रि। थैंक शुभ रात्रि। यू सर, शुभ रात्रि। जी जी सर